कहानी शुरू करने से पहले आप सभी नए आगंतुकों से विनम्र प्रार्थना है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटी के निशान पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं यह दर्दनाक प्रेम कहानी। यह उस दौर की बात है जब मैं भारतीय सीमाओं की रक्षा पर तैनात एक सिपाही था। मेरे कंधों पर देश की मिट्टी का कर्ज था और दिल में मातृभूमि की सेवा का जज्बा था। उसी दौरान मैंने अपने विभाग से विशेष अनुमति लेकर दिल्ली की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का फैसला किया। चूंकि हम फौजियों को अपनी पहचान छिपाकर रखने की हिदायत थी, इसलिए यूनिवर्सिटी में मेरा पहला दिन एक दृढ़ निश्चय के साथ शुरू हुआ कि मैं किसी पर यह जाहिर नहीं होने दूंगा कि मैं वर्दीधारी हूँ। मेरा मकसद था कि मैं लोगों की असलियत जान सकूं और वे मुझसे बिना किसी डर या संकोच के बात कर सकें। एक सुबह सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। यह मेरे वरिष्ठ अधिकारी का फोन था। मैं उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेज और जानकारी भेज रहा था कि मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो गई। हमेशा दोपहर 2 बजे जाने वाला मैं आज शाम के 4 बजे घर से निकला, यह सोचकर कि चलो आखिरी 2 लेक्चर्स ही अटेंड कर लेता हूँ। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में ऐसा ट्रैफिक जाम मिला कि गाड़ियां रेंगने लगीं। फिर लाल बत्ती जल गई और मेरा सब्र जवाब देने लगा, क्योंकि मैं पहले ही बहुत देर से था। जैसे ही हरी बत्ती हुई और मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, एक अनजान से खिंचाव ने मेरी नजरें सड़क के किनारे खींच लीं। एक नाजुक सी लड़की, शायद किसी गहरी सोच में गुम, सड़क पार कर रही थी। अगले ही पल एक दुखद टक्कर हुई। वह मेरी गाड़ी के ठीक सामने आ गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और वह जमीन पर गिर गई। लड़की को अपनी गाड़ी से टकराते देख मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। भागने का तो ख्याल भी नहीं आया। तुरंत गाड़ी से उतरा। भगवान की मेहरबानी और मेरी पूरी कोशिश थी कि उस मासूम को ज्यादा चोट न आई हो। बस एक हल्का सा धक्का लगा था जिससे वह गिर पड़ी थी। मैंने तुरंत गाड़ी रोकने की कोशिश की थी। पहले तो मुझे उस पर गुस्सा आया कि वह फोन में मग्न थी, और जब गाड़ियां चलने लगीं तो उसे सड़क पार करने का ख्याल आया। फिर अगले ही पल मेरे दिल में एक अनजान सा दर्द उठा। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। मैंने आगे बढ़कर उसका बांह पकड़ी और उसे सहारा देते हुए झकझोरा और सख्त लहजे में कहा, यह क्या तरीका है बेटी? सड़क पर चलते हुए ध्यान कहाँ था तुम्हारा? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह कितना खतरनाक हो सकता है? मैंने उसे खूब डांटा, जिस पर उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गईं। उसका रोता हुआ चेहरा देखकर मेरा गुस्सा तुरंत पिघल गया और दिल में दया का भाव उमड़ आया। मैंने नरमी से कहा, अच्छा, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें जहां कहोगी वहां छोड़ दूंगा। मेरे लहजे में ऐसी सच्चाई और हमदर्दी थी कि वह इनकार न कर सकी। वैसे भी मैंने जिंदगी में यह सबक सीखा था कि लड़कियों की मनोवृत्ति बड़ी जटिल होती है। कभी कभी उन्हें वे पुरुष ज्यादा अच्छे लगते हैं जो उन्हें तुरंत ध्यान न दें। पुरुष का अत्यधिक ध्यान अक्सर औरत को डरा देता है। इसलिए मैंने भी उसे शांत रखने के लिए पूरे रास्ते चुप्पी साधे रखी। लेकिन ये लड़की ईशानी, वह बिल्कुल अलग थी। जैसा मैंने सोचा था वह बिल्कुल वैसी नहीं निकली। गाड़ी में बैठते ही उसने इधर उधर का जायजा लेना शुरू कर दिया। जब उसकी उत्सुक भरी नजरें हर कोने को छान चुकीं, तो वह मुझे घूरने लगी। वैसे मुझे कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन उसका लगातार घूरना मेरे लिए अजीब जरूर था। इस रहस्यमयी चुप्पी को तोड़ने के लिए मैंने बात शुरू की, ईशानी जी, कहाँ जाना है आपको? और इतनी जल्दी में आप जहाँ भी जा रही थीं, क्या आपको जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कितना खतरनाक हो सकता था? मेरी इस बात पर वह उम्मीद के विपरीत एक दिलकश अंदाज में हंस पड़ी और बोली, अरे वाह, तो आप आखिर आ ही गए ना मेरी जान बचाने के लिए। बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह, जो ठीक वक्त पर आकर हीरोइन को बचा लेता है। उसकी बात से मुझे अंदाजा हुआ कि शायद वह फौजी जवानों को बहुत पसंद करती है, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपनी पहचान छिपाई ही रखी। खैर, यह पहली बात थी जो मैंने उसके बारे में महसूस की थी। उसकी इस बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया और एक सपाट लहजे में पूछा, आप बातें बहुत बनाती हैं, सीधा बताइए आपको जाना कहाँ है? एक बार फिर उसके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। जहां आप ले चलें वहीं चली जाऊंगी। अगर मेरी जगह कोई और होता तो यकीनन इन बातों का गलत फायदा उठाता, मगर मेरे लिए वह एक मासूम उलझन बनी हुई थी। ईशानी जी, क्या आपको कहीं जरूरी काम नहीं है?
क्या आप घर से मेरी गाड़ी से टकराने के लिए निकली थी? और सुनिए ना, यह जी लगाना बंद कीजिए। मेरा नाम सिर्फ ईशानी है और मैं कॉमर्स की छात्रा हूँ। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी सुखद लहर दौड़ गई। अच्छा, तो फिर शायद यह महज इत्तेफाक नहीं है कि मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। क्या? तो इसका मतलब है हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं? वह सीट पर सीधी होते हुए जोशीले लहजे में बोली। एक यूनिवर्सिटी में होने का यह मतलब तो नहीं कि हम एक ही क्लास में हों। मैंने उस पर एक अर्थपूर्ण नजर डालकर कहा तो वह शर्मिंदा सी हो गई। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, तो फिर हम यूनिवर्सिटी फेलो तो हुए ना? आप मेरे यह कहकर उसने मेरे कंधे पर बेतकल्लुफी से हाथ मारा तो मैं उसकी इस तरह के स्वाभाविक अंदाज पर हैरान रह गया। मुझे उसकी यह बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थीं। या तो यह दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की थी या फिर बहुत ही बहादुर जो एक अजनबी के साथ इतनी जल्दी घुल मिल रही थी। खैर, इतने में हमारी यूनिवर्सिटी के गेट आ गए। मेरे पास तो यूनिवर्सिटी का पहचान पत्र नहीं था, इसलिए मैंने अपना चालान फॉर्म निकाला और सिक्योरिटी गार्ड को दिखा दिया। चूंकि मैंने अभी ग्रेजुएशन में दाखिला लिया था और यह मेरा पहला दिन था, मेरी देखा देखी ईशानी ने भी अपना बैग टटोला और फिर चालान फॉर्म निकालकर गार्ड को दिखा दिया। उसका रवैया ऐसा था जैसे वह मुझे सदियों से जानती हो। सुनिए तो, उसने बड़े मासूम से अंदाज में आवाज दी तो मैं पीछे मुड़े बिना न रह सका। मैं पीछे मुड़ा तो वह अपने पर्स में कुछ तलाश कर रही थी। मेरी आंखों में सवाल पड़कर बोली, वह मैंने सोचा आपकी गाड़ी में आई हूं तो आपको किराया ही दे दूं। उसकी इस मासूमियत पर मैं पहली बार खुलकर मुस्कुराया। शायद वह सच में बहुत मासूम थी या शायद मासूम बनने का नाटक कर रही थी। खैर, मैंने उसे देखना बंद किया और कहा, नहीं ईशानी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपको यहाँ तक छोड़ दूं। फिर जी, मैंने कहा ना मेरा नाम सिर्फ ईशानी है। वह हल्की सी नाराज हुई। अच्छा ठीक है ईशानी, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं। मैंने उसके नाम के साथ एक बार फिर जी का इजाफा किया तो वह खफा हो गई। मैं आगे बढ़ गया और थोड़ी सी तलाश के बाद मुझे अपना क्लासरूम मिल ही गया। मैंने कमरे के दरवाजे से अंदर झांका तो देखा कि क्लास चल रही थी। मुझे अंदाजा हो गया कि मैं काफी देर से आया हूँ, इसलिए मैंने वहीं खड़े होकर इंतजार करना ठीक समझा ताकि आने वालों से पूछ सकूं कि अगली क्लास कहाँ है। मैं अभी वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था कि हाँफती हुई ईशानी भी मेरे साथ आकर खड़ी हो गई। वह यह नहीं जानती थी कि मैं आगे खड़ा हूँ, लेकिन इसके बावजूद उसका मेरे इतने करीब आकर खड़ा होना बड़ी हैरानी की बात थी। मैं जान गया कि शायद यह आदतन ऐसा कर रही है। रही सही गलत फहमी भी मेरे दिल से निकल गई कि वह सिर्फ मेरे साथ ही इतनी खुशनुमा व्यवहार कर रही है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह भी उसी क्लास में पढ़ती है। खैर, अब मेरा उससे बात करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने बाहर लगाया गया टाइम टेबल पढ़ लिया था। अंदर चलने वाला लेक्चर लगभग 10 मिनट में खत्म हुआ और उसके बाद आदरणीय गुरु बाहर आ गए। मैं जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ा, मगर यह देखकर मुझे अजीब सी हैरानी हुई कि यह लड़की अभी भी मुझसे करीब होकर चल रही थी। यूं लगता था वह मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती हो। उसकी यह हरकत मुझे बहुत अजीब लगी, मगर मैंने किसी तरह की खुशी या नाराजगी का इजहार नहीं किया। मगर फिर अगले कुछ दिनों में उसकी बेतकल्लुफी हद से बढ़ गई। वह खाली समय में मेरे पास आकर बैठ जाती, मुझसे बिना वजह बातें करती। पहले पहल तो मैंने अपनी भलमनसाहत का सबूत दिया, मगर फिर मैं ज्यादा देर खुद पर काबू न रख सका। एक शाम मैंने उसे अपने साथ रात का खाना खाने की पेशकश की, जिसे उसने बिना झिझक स्वीकार कर लिया। मैं उसे अपनी गाड़ी में घुमाने फिराने ले गया और फिर हम एक खूबसूरत रेस्तरां में खाना खाने बैठ गए। मैं अब जिंदगी के उतार चढ़ाव से वाकिफ हो चुका था। मैं उसके तौर तरीकों से अंदाजा लगा चुका था कि उसे मुझसे नजदीकी महसूस करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सो मैंने उसकी तारीफें शुरू कर दी और बेतकल्लुफी से बातें करने लगा। मेरे इस रवैये पर वह भी थोड़ी हैरान हो रही थी, मगर मैं उसकी दिलकश मुस्कुराहट और मासूमियत के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वैसे भी जब कोई अप्सरा खुद न्योता दे तो कोई पुरुष कब तक इनकार कर सकता है। कहीं न कहीं अंदर छिपा हुआ शैतान जाग ही उठता है। खाने के बाद मैंने उसे लॉन्ग ड्राइव की पेशकश की, ये कहते हुए कि मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मान गई और मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। मैंने गाड़ी में उसकी खूब तारीफ की और फिर घूम फिर कर अपनी असल बात पर आ ही गया। मैंने उसके करीब होना चाहा तो पहले पहल वह शांत रही, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, वह यूं सिकुड़ कर बैठ गई जैसे वह कोई पर्दे में रहने वाली महिला हो। मुझे हैरानी भी हुई
और हल्का सा गुस्सा भी आया कि अगर उसे यही सब करना था तो पहले बता देती। मैं कौन सा पागलों की तरह उसके पीछे पड़ा था। खैर, मैंने अपने गुस्से पर काबू रखा और उससे पूछा, अब ये क्या रवैया है ईशानी? क्या तुमने मुझे अभी अभी दोस्त नहीं कहा? फिर तुम्हें मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं है? मेरे कहने पर उसने मेरी आंखों में झांका और बोली, अगर मेरी नजदीकी चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो। ये कौन सा तरीका है दोस्ती निभाने का? शादी कर लूं? तो उसकी बात पर मैं घबरा सा गया। खैर, मैंने अपनी घबराहट उस पर जाहिर न होने दी और सामान्य ढंग से बातें शुरू कर दी। वह भी जवाब देती रही, मगर कुछ चुप चुप सी हो गई थी। अब मुझे भी उसमें सही मायने में दिलचस्पी हो गई थी, या शायद कह लें कि मोहब्बत हो गई थी। मैं उसके बारे में गंभीरता से सोचने लगा, मगर एक डर भी था। अगर उसकी फितरत वैसी ना निकली जैसी मैं समझ रहा हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगा? क्या यह जिस तरह मेरे साथ बेतकल्लुफ हो रही है वैसे दूसरे लड़कों के साथ भी होती है? मेरे मन में कई सवाल सिर उठा रहे थे जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। हम कोई रोज रोज नहीं मिलते थे। उसने इतनी बेतकल्लुफी से शादी की पेशकश कर दी थी जैसे निकाह उसके लिए कोई मामूली बात हो। फौजी होने की वजह से मैं किसी पर भी आसानी से यकीन नहीं करता, सो मैंने अलग अलग बातों पर गौर करना शुरू कर दिया। मैं तो अभी ग्रेजुएशन कर रहा था और इस उम्र में जबकि मैंने उसे यह नहीं बताया कि मैं एक फौजी अफसर हूँ, वह तो यही समझती होगी कि मैं बेरोजगार हूँ या अभी सिर्फ पढ़ रहा हूँ। वह यह भी समझती है कि अभी हमारी पढ़ाई पूरी तो क्या शुरू भी नहीं हुई। फिर उसने मुझे ऐसी पेशकश क्यों कर दी? अपने बारे में मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया था। अगले दिन हम फोन पर बात कर रहे थे। मैंने यूं ही उसे भरोसा दिलाने के लिए कह दिया, मुसीबत तो तुम्हारे माँ बाप का होगा, मैं तो शादी कर सकता हूँ। मैं जानता था कि इतनी कम उम्र लड़की के पास न तो इतने पैसे होंगे और न ही कोई बड़ा परिवार, मगर मैं तब हैरान रह गया जब उसका बाप शादी के सिलसिले में मुझसे मिलने पर राजी हो गया। मैं हैरान था क्योंकि मैंने तो यह बात महज मजाक में कही थी। मेरी उम्र उस वक्त 25 साल थी और 26 साल से पहले फौज में अफसरों को शादी करने की इजाजत नहीं होती। लेकिन मैं उन्हें यह भी नहीं बता सकता था कि मैं कोई फौजी वगैरह हूँ। अब मैं बुरी तरह फंस चुका था क्योंकि शादी के लिए हाँ मैंने खुद कही थी। सो मैंने उनके इनकार के लिए एक ठीक ठाक वजह ढूंढी और कहा, विश्वामित्र अंकल, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है और हम पहले दिन से ही एक दूसरे के लिए पसंद के जज्बात रखते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसे खुश रखूंगा, मगर क्या है ना कि अभी न मेरी कोई अच्छी नौकरी है और न ही कोई खास जायदाद है। मेरी इस बात पर न उनके चेहरे का रंग बदला और न ही उनके हाव भाव। बड़ी शांति से बोले, बाकी बातें छोड़ो जवान, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा परिवार क्या है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। बस इतना बता दो कि तुम दहेज में क्या कुछ दे सकते हो। मुझे हैरानी का एक और जोरदार झटका लगा। न मेरे परिवार का पता, न मुझसे मेरे भविष्य के बारे में पूछा और सीधे दहेज पर आ गए। मैंने भी सीधा सादा फौजियों वाला जवाब दे दिया, अंकल, दहेज में तो मेरे पास अभी कुछ खास नहीं है। दरअसल मैं अभी इस शादी के बारे में घर वालों को नहीं बताना चाहता, तो इस वजह से थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। मेरे इस जवाब पर उन्होंने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, घर वालों को बताने की जरूरत भी नहीं। यह तुम दोनों का मामला है, तुम दोनों तक ही रहे तो बेहतर है। अच्छा, तो वह गाड़ी दहेज में दे दो। कौन सी गाड़ी अंकल? मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है, दोस्त की गाड़ी चलाता हूँ मैं। मैंने तुरंत अपना बयान बदला तो अंकल भी गुस्से से भर गए। इस कंगले से शादी करने चली थी तू? अरे मैं ना कहता था तू बेवकूफ है। अंकल पास बैठी बेटी पर बरस पड़े जिसकी आंखों में नमी तैरने लगी। मुझे उस पर बहुत तरस भी आया, मगर मैं उन लोगों की हकीकत जाने बिना कैसे उसे अपनी जिंदगी का साथी बना सकता था। सो मैंने चालाकी और होशियारी से उस लालची व्यक्ति को खुद से दूर कर दिया था। मगर मुझे अफसोस भी था क्योंकि इस दौरान ईशानी मुझे बार बार गिड़गिड़ाती नजरों से देख रही थी। मैं जानता था वह यह चाहती थी कि मैं उसके बाप से कुछ शर्तें तय कर लूं और उसे अपने साथ ले जाऊं, मगर मेरे लिए ऐसा करना वह भी बिना जांच के मुमकिन न था। सो मैंने ईशानी के बारे में खोज लगाने का फैसला कर लिया। यह भी कि अगर सही लोग हुए तो मैं अपने माँ बाप को ले आऊंगा। फिलहाल के लिए सगाई कर लेंगे और जब मेरी 26 साल की उम्र हो जाएगी तो शादी भी हो जाएगी। मगर मैंने अपना यह इरादा ईशानी से छिपा कर रखा ताकि उसे किसी तरह का शक न हो और मैं उसके बारे में सही जानकारी हासिल कर सकूं। मगर उस दिन के बाद ईशानी ने मुझे किसी तरह की पुष्टि का मौका ही न दिया। अभी इस बात को 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि वह मेरी ही क्लास के एक और लड़के के साथ घूमने फिरने लगी।
मेरी भी उससे कोई खास बातचीत नहीं होती थी, इसलिए मैंने टोकना ठीक न समझा। मुझे लगा कि शायद वह मुझे जलाने की खातिर ऐसा कर रही है ताकि मैं दोबारा उसकी तरफ आकर्षित हो जाऊं। मगर बात तब हद से बढ़ गई जब वह एक दिन उसके साथ होटल जाने के लिए राजी हो गई। मेरी गाड़ी उनके पीछे ही थी। मैंने गहरे नीले रंग का एक बड़ा सा शाल ओढ़ रखा था, आंखों पर धूप का चश्मा था और जो नकली दाढ़ी मूंछें मैंने पूरे दिन अपने चेहरे पर सजा रखी थीं, वह मैं उतार चुका था। सो मुझे गुमान नहीं था कि वह मुझे पहचान लेगी। मैं उनके पीछे पीछे उसी होटल में दाखिल हुआ जहां वे दोनों गए थे। मैंने एक शांत सा मेज देखा और मेन्यू लेकर वहां बैठ गया ताकि दोनों की बातें गौर से सुन सकूं। जिस मेज का ईशानी और उस लड़के ने चुनाव किया था, वहां मौजूद कुर्सी पर पहले से वह विश्वामित्र बैठा था, जो एक हफ्ता पहले मुझसे भी मिल चुका था। ईशानी चेहरे से खुश नजर नहीं आ रही थी। उसकी उदासी साफ बता रही थी कि वह इस लड़के से मोहब्बत नहीं करती। मैं भी चुपचाप सुनता रहा। विश्वामित्र ने फिर वही बात शुरू कर दी। हाँ बेटा, मुझे पता चला है कि तुम ईशानी को पसंद करते हो। अगर ऐसी बात है तो धर्म के अनुसार विवाह क्यों नहीं कर लेते? इस बात पर नौजवान की तो बाँछें खिल गईं। वह बोला, मगर अंकल, अभी मेरे घर वाले। अरे घर वालों की फिक्र क्यों करते हो? मुझे पता है कि तुम भी एक छात्र हो, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डालूंगा। हाँ, बस तुम्हें पता है, बेटी का बाप हूं तो दहेज में तुम्हें कुछ रकम लिखवानी होगी या फिर कोई कीमती चीज मेरी बेटी के नाम करनी होगी। इस पर लड़का सोच में पड़ गया और कहने लगा, ठीक है अंकल, जैसा आप कहें। वैसे भी मेरे घर में रुपए पैसे की कमी नहीं है। वह बस क्या है ना कि घर वाले चाहते हैं मैं पहले पढ़ाई पूरी कर लूं, तो इसलिए मैं इस बात को थोड़ा गोपनीय रखना चाहता था। बाद में जब मैं घर वालों को मना लूंगा तो हम बाकायदा धूमधाम से शादी करेंगे। लड़के ने उस लालची व्यक्ति को संतुष्ट करने की कोशिश की तो उसकी आंखों में भी खास चमक आ गई। उसने कहा, ठीक है, अगले शुक्रवार शादी की तैयारी करते हैं। बस तुम यह ध्यान रखना कि जो दहेज तुम लिखवाओगे वह तुम्हें उसी वक्त अदा करना होगा। मैं अपनी बेटी के मामले में बड़ा संवेदनशील हूँ और पसंद की शादी करने के खिलाफ भी नहीं हूँ, मगर फिर भी मुझे अपनी बेटी का भी ख्याल है। यह सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं आपे से बाहर हो गया। चीख चीख कर उस बूढ़े से पूछना चाहता था, क्या कर रहे हो तुम अपनी बेटी के साथ? जबकि वह खुश भी नहीं दिखाई देती, मगर फिर यहाँ तमाशा लगाना ठीक न समझा। ये सोचकर भी चुप रहा कि अगर ईशानी सच में इस शादी पर राजी हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मगर मैं उसे यूं अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। सो मैंने फैसला किया कि उससे पूछ कर रहूंगा। अगर वह इस शादी पर खुश नहीं है तो मैं उसकी जरूर मदद करूंगा और उसे किसी और से शादी हरगिज नहीं करने दूंगा। मैंने अगले दिन का बड़ी मुश्किल से इंतजार किया। वह यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल हुई तो मैंने उसे इशारा किया कि मेरे पीछे पीछे बगीचे तक आ जाए। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ बगीचे में पहुंचा तो वह भी मेरे पीछे आ चुकी थी। मैं उस पर चीख पड़ा, अगर तुम किसी और से मोहब्बत करती थी तो मुझसे यह सब क्यों किया? ईमानदारी से बताओ ईशानी, क्या मैंने तुमसे जबरदस्ती दोस्ती की थी? क्या मैंने तुमसे कोई वादा किया था? अरे तुम में इतना सब्र भी नहीं था कि मेरे जवाब का इंतजार कर लेती? देखती तो सही कि मैं तुम्हारे लिए क्या करता। मगर नहीं, तुमने तो तुरंत अगला शिकार ढूंढ लिया। मैं गुस्से में चिल्ला रहा था और वह शांत सुकून से खड़ी थी। उसके इस अंदाज से मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने उसे झकझोर डाला, बताओ ईशानी, क्या माजरा है? क्यों तुमने मुझसे बेवफाई की? मेरे दिल में बेवफाई के दुख से ज्यादा उसके बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। उसकी खूबसूरत आंखों से मोतियों की तरह आंसू बहने लगे और वह बोली, मोहब्बत तो मैं तुम ही से करती हूँ ना। अब बाकी शर्त मान लो तो अगले हफ्ते ही हमारा विवाह हो जाएगा। विवाह हो जाएगा? और कल जो तुम लोगों ने होटल में बैठकर सौदा किया है उसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे इन शब्दों पर शायद उसे गहरा सदमा पहुंचा। वह सिसक सिसक कर रोने लगी तो मेरा दिल भी पिघल गया। मैं नरम पड़ गया और पूछा, देखो ईशानी, तुम जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर कोई ऐसी बात है कि तुम्हें उससे विवाह करने पर मजबूर किया जा रहा है तो मुझे भगवान के लिए बता दो। तुम जानती नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मुझ पर भरोसा करो। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल तुम मुझे खुश नहीं लगी। मैं वहीं तुम्हारे पास वाली मेज पर बैठा था। तुम मुझ पर यकीन करके मुझे बता दोगी तो हम दोनों का साथ रहना मुमकिन हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर शायद हमारी राहें हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगी। मैंने उसे भावुक करने के लिए भरपूर शब्दों का इस्तेमाल किया तो वह फट पड़ी। क्या बताऊं अर्जुन, पात्र का नाम बदलकर मेरे बाप ने तो मेरी जिंदगी तमाशा बना दी है। वह हर साल मेरी 2 से 3 बार बोली लगाता है।
और शादी के नाम पर अच्छी खासी रकम या जायदाद ऐंठ लेता है। मुझे इसमें से एक पाई भी नहीं देता। उसने मुझे एक खिलौना बना रखा है। मैं क्या करूं अर्जुन, तुम ही बताओ। मैं अपने बाप के सामने बेबस हूँ। इस घिनौने काम को वह तुरंत निकाह का नाम देता है। अगर तुम न आते तो उस लड़के के साथ यह मेरा चौथा तुरंत निकाह होता। मेरे बाप ने मेरी बड़ी बहनों के साथ भी यही खेल खेला है। वह हमें यह कहकर दिलासा दे देता है कि यह तुरंत निकाह है और फिर कोई न कोई बहाना बनाकर हमारा तलाक करवा देता है। 2 महीने बाद उसे लड़के का चाल चलन ठीक नहीं लगता। कभी कहता है कि यह धर्म का पाबंद नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं ऐसे लालची और धोखेबाज बाप का क्या इलाज करूं, जिसकी आंखों पर दौलत की पट्टी बंध चुकी है। वह कारोबार करने के लिए हम तीनों बहनों को बेच चुका है। वह कई अमीर लोगों के साथ हमारा सौदा कर चुका है, मगर समाज में अपना मुकाम यूं बना रखा है जैसे कोई बहुत इज्जतदार व्यक्ति हो। हमें हर साल मोहल्ला और मुझे हर साल यूनिवर्सिटी बदलनी पड़ती है। मगर सच कहती हूँ अर्जुन, मुझे तुम अच्छे लगे हो। मैं तुमसे सच में मोहब्बत कर बैठी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ। मगर मैं क्या करूँ, मैं अपने बाप के सामने मजबूर हूँ। यकीन मानो, अगर बाप की रुकावट न होती तो मैं तुम्हारे कदमों पर गिरकर तुम्हें मना लेती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह मुझे मार डालेगा। उसकी बातें सुनकर मेरे सिर में धमाके होने लगे। हे भगवान, यह मैं किससे मोहब्बत कर बैठा था? कहाँ फंस गया था मैं? अपनी माँ को कैसे बताऊंगा कि एक ऐसी लड़की से मोहब्बत कर बैठा हूँ जिसके तुरंत निकाह के नाम पर पहले ही 3 सौदे हो चुके हैं। मगर मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहता था। सो मैंने अपने दिमाग में एक तरकीब तैयार की और ईशानी के बाप को फंसाने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। अगले दिन मैंने ईशानी के बाप को बुलाकर खूब लालच दिया। अपनी गाड़ी भी उसके नाम करने को कहा। साथ ही यह यकीन दिलाया कि जब वह कहेगा मैं ईशानी को छोड़ भी दूंगा। मैं सीधी बात करने का आदी हूँ। मैं जानता हूँ कि आप ईशानी को ज्यादा देर मेरे साथ नहीं रहने देंगे, लेकिन आप इस बात की फिक्र न करें। बस मेरा थोड़ा सा मान रख लें कि मंदिर में यह तुरंत निकाह वाला काम हरगिज न करें। ये पूरी तरह से धर्म के मुताबिक विवाह होगा, ताकि मैं अपने घर वालों से भी दहेज के लिए मदद ले सकूं। मगर हकीकत में यह हमारे लिए तुरंत निकाह ही होगा। मैं तयशुदा समय के बाद उसे छोड़ दूंगा। मेरे इस खुलासे पर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की बजाय खुशी के फूल खिल उठे और वह बेशर्मी से बोला, बेटा, तुम जानते तो हो ना कि मैं मजबूर बाप हूँ। मेरे और भी बच्चे हैं। मैं अपनी बेटी को खुद से हमेशा के लिए जुदा नहीं कर सकता। मेरे लिए और कोई कमाने का जरिया नहीं है। मेरा जी चाहा कि इस व्यक्ति के चेहरे पर थूक दूं। न जाने उसे कौन सी मजबूरी थी कि उसने अपनी बेटी को एक रखैल बना रखा था। खैर, मैंने उस बूढ़े से गुजारिश की कि किसी को भी इस बारे में न बताया जाए। इस बात पर उसे तो पहले ही कोई एतराज नहीं था, क्योंकि गुनाह के काम छिपकर ही किए जाते हैं। मैंने अपने तौर पर उसे खूब संतुष्ट किया और फिर ईशानी से मेरा हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक विवाह हो गया। उसे पाकर जहां मैं 1000 चिंताओं का शिकार था, वह उतनी ही संतुष्ट और सुकून में थी। खासकर जब मैंने उसे बताया कि मैं फौज में एक अफसर हूँ, तो वह मारे खुशी के पागल हो गई। वह मेरी बहुत कद्र करने लगी और मुझे यकीन हो गया कि वह सच्ची मोहब्बत करती है। 2-3 महीने गुजर गए तो ईशानी को आए दिन उसका बाप फोन करने लगा, बेटी, कब घर आ रही हो? इस समझौते की मियाद तो खत्म हो गई है ना? बस तुम जल्दी से आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ और अब की बार मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा अमीर लड़का ढूंढा है। खुश हो जाओगी तुम। बाप की यह मांग सुनकर ही ईशानी फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे कहने लगी, मुझे खुद से जुदा मत करना। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इस गंदगी के दलदल से तंग आ चुकी हूँ। मुझे नहीं जाना अपने बाप के पास। ये सब मैंने उसके बाप को धोखा देने के लिए किया था। मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ और सारी उम्र करता रहूंगा। अगली बार जब ईशानी के बाप ने फोन किया तो मैंने उसे साफ साफ बता दिया, आपकी बेटी से मैंने धर्म के अनुसार विवाह किया है अंकल, और आप मुझे उसे तलाक देने पर मजबूर नहीं कर सकते। मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। वह भी मुझसे मोहब्बत करती है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करके देखें। मेरे इस खुलासे पर अंकल के होश उड़ गए। हांफती हुई आवाज में बोले, मैं केस कर दूंगा तुम पर। समझते क्या हो खुद को कंगले? तुम्हारी गाड़ी देखकर मैंने अपनी बेटी का निकाह दिया था, मगर दिखा दी अपनी औकात। भूल गए अपना वादा? बस ऐसी ही थी तुम्हारी परवरिश। उनके इस नेक उपदेश पर मुझे तो हंसी आ गई। मैंने अंकल का फोन बंद कर दिया और ईशानी से भी कह दिया कि तुम उन्हें बता दो, अब तुम मुझसे तलाक नहीं लोगी। तुम मेरे साथ बहुत खुश हो और मैं तो तुम्हें कभी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। मेरी इस बात पर ईशानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
बाद में ईशानी के बाप ने हमें बहुत धमकियां दी, मगर चूंकि कानूनी तौर पर ईशानी मेरी पत्नी थी, सो वह कुछ नहीं कर सकता था। उसका पूरी तरह से नुकसान हो गया था, इसलिए वह पीछे हट गया। आज इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं। ईशानी मेरे साथ खुश है, मगर उसकी जिंदगी में एक कसक जरूर है कि मैंने उसे उसके भाई बहनों और बाप से मिलने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि मैं जानता हूँ वे बदकिस्मत अभी भी मेरी ईशानी को देखेंगे तो उनकी नीयत बदल जाएगी और वे उसे मुझसे छीनने की कोशिश जरूर करेंगे। मगर मुझे खुशी है कि ईशानी ने सच्चे दिल से तौबा की है। अब वह अपनी गुनाह वाली जिंदगी को याद भी नहीं करती। और फिर जब भगवान इंसान को माफ कर दे तो इंसान क्यों न करे। अगर आपको हमारी यह प्रेम कहानी पसंद आई है तो अनन्या की प्रेम कथा को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटी के निशान पर जरूर क्लिक कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स हमारी रहनुमाई करते हैं।